गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता अकोदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इस पेपर में हम ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में हम ब्रिटेन में नौकरशाही या लोक सेवाओं के बारे में बात करेंगे। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि शासन को चलाने के लिए राजनीतिक और स्थायी दोनों तरह की कार्यपालिका होनी चाहिए। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्री, विधायक, सांसद आते हैं। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत हम नौकरशाही को लेते हैं। किसी भी संविधान की नीतियों को या शासन की नीतियों को लागू करने के लिए जितनी आवश्यकता मंत्रियों व विधायकों की होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण पद लोक सेवकों के होते हैं। बिना लोक सेवक के हम शासन का संचालन ठीक ढंग से नहीं कर सकते। जैसे जैसे राज्य के कार्य क्षेत्र के बढ़ा है, वैसे वैसे सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में शासन तंत्र का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। जिन दिनों सरकारें हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करती थी, उन दिनों राज्य का कार्यक्षेत्र मात्र शांति और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित था। परंतु इन दिनों औद्योगिक क्रांति, तकनीकी क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होने से व लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना होने से जैसे जैसे राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि हुई है, वैसे वैसे लोक सेवकों के का महत्व भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राज्य प्रशासनिक अधिकारियों और लोक सेवकों के माध्यम से ही अपने बड़े बड़े उत्तरदायित्व को पूर्ण करता है। बच्चों, लोक सेवक, अब हमारे मन में एक विचार आता है कि लोक सेवक कौन होते हैं। तो लोक सेवक यानी सिविल सर्विस, यानी सरकारी सेवक का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो राज्य की प्रशासनिक सेवा की असैनिक शाखाएं। राज्य की सेवाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है सैनिक और दूसरी होती है असैनिक। सैनिक सेवा हम लोग जानते हैं, जैसा कि देश की जो सेना होती है, जो हमारी सीमा पर तैनात होती है। और असैनिक सेवा यानी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जो राज्य के या हमारी संविधान की नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे सांसदों या विधायकों के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, उनको वास्तव में लागू करना या धरातल पर लाने का कार्य इन लोक सेवकों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। बिना लोक सेवकों के ये कार्य नहीं हो सकता है। अब हम आधुनिक समय में अगर हम लोक सेवा की विशेषताओं की बात करें कि आधुनिक लोक सेवा में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो उसमें पहला है कुशल कार्यकर्ता। लोक सेवा ऐसे अधिकारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जो कि प्रशिक्षण प्राप्त, कुशल, स्थायी व वेतनिक होते हैं। उन अन्य व्यक्तियों के समान ही जो भी भिन्न भिन्न व्यवसायों में व्यस्त रहते हैं। लोक सेवकों का व्यवसाय भी प्रशासन का संचालन करना होता है। उन्हें इस कार्य के लिए वेतन मिलता है। प्रशासन का कार्य करना ही सिविल सेवकों का पूर्णकालिक व्यवसाय होता है। मतलब इनके द्वारा सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई जाती है या सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाने का होता है। दूसरी जो लोक सेवा की जो विशेषता है, वह है पद सोपान का सिद्धांत। बच्चों, लोक सेवा का संगठन पद सोपान के आधार पर किया जाता है, जिसका अर्थ होता है उच्च एवं अधीनस्थ अधिकारियों की एक ऐसी सुदृढ़ एवं अनुशासित व्यवस्था जिसमें उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों का पर्यवेक्षण किया जाता है। प्रत्येक अधिकारी को अपने उच्च अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तीसरी जो विशेषता है वह है वेतनभोगी कार्यकर्ता। लोक सेवाएं अवेतनिक कार्य करने वाले लोगों का संगठन नहीं होती है, वरन इसके सभी सदस्यों को नियमानुसार निर्धारित वेतन प्राप्त होता है। वेतन की मात्रा पद के दायित्व, योग्यता, जोखिम या श्रम आदि के आधार पर निश्चित की जाती है। जो चौथी विशेषता है वह है अनामता की विशेषता। लोक सेवक
जो भी कार्य करते हैं बिना नाम के करते हैं, उन्हें अनाम ही रहना पड़ता है। वे पद पर पर्दे के पीछे रहकर बिना अपना नाम सामने लाए सारे कार्य संपन्न करते हैं। कार्यों का श्रेय जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होता है। जनप्रतिनिधि यानी सांसद या विधायक, यानी हमारी राजनीतिक कार्यपालिका। इसके अलावा जो अगली विशेषता है 5वीं, वह है स्थायी कार्यपालिका। लोक सेवक निश्चित समय के लिए और निश्चित उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। एक निश्चित रिटायरमेंट की उम्र होती है, तब उन्हें अपने पद को रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। उससे पहले वह कार्य करते हैं। यही कारण है कि लोक सेवाएं जीवन वृत्ति के रूप में अपना ली जाती है। राजनीतिक दलों के दाव पेचों तथा राजनीतिक नेतृत्व बदलने का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। अगली जो विशेषता है, 6ठी विशेषता है, वह है तटस्थ दृष्टिकोण। राजनीति में तटस्थता लोक सेवा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ये तो राज्य के सेवक होते हैं और उन्हें उसी दल की सेवा करनी होती है जो सत्तारूढ़ होता है। उन्हें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें सिर्फ सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाना होता है। अगली जो विशेषता है वह है जनता के प्रति उत्तरदायी। लोक कर्मचारियों का जनता के प्रति, जिनकी वे सेवा करते हैं, उत्तरदायी होते हैं। वर्तमान युग में कोई भी समझदार लोक सेवक जनता की अवहेलना करने का दुस्साहस नहीं करता, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता ही वास्तविक संप्रभु होती है। लोक सेवक देश की संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका के नियंत्रण और निर्देशन में उसे सौंपे गए कार्यों का संपादन करते हैं। और अगली जो विशेषता है वह सेवा भाव। लोक सेवकों के द्वारा सेवा की भावना से जनता की सेवा करते हैं। लोक सेवकों को, जो कि राज्य सेवक होते हैं, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करना होता है। उन्हें व्यक्तिगत लाभ से पहले सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखना होता है। अगली जो विशेषता है वह है प्रशिक्षित कार्यकर्ता। लोक सेवा को उनके कार्यों के लिए व दायित्वों को पूरा करने के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है। वे गैर अनुभवी नहीं होते हैं। उन्हें दिए गए प्रशिक्षण का संबंध केवल उनके पद के दायित्वों से ही नहीं रहता, वरन उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने तथा उन्हें संपूर्ण प्रशासनिक संगठन के लक्ष्यों व आदर्शों को समझने में सहायक होता है। अगला जो हम बिंदु पर जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है लोक सेवा के कार्य। आधुनिक समय में लोक सेवाओं के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मैंने आपको पहले बताया था, पहले राज्य का उत्तरदायित्व सिर्फ शांति और व्यवस्था बनाए रखना होता था। ऐसे समय में लोक सेवकों का उत्तरदायित्व काफ़ी कम होते थे, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की जब लोक कल्याणकारी स्वरूप का निर्माण हो चुका है, राज्य के द्वारा जनता की सेवा में बहुत से कार्य करने होते हैं, तो ऐसे समय में लोक सेवकों के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। वैसे तो लोक सेवकों के कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी सूची बनाना संभव नहीं होता, परंतु फिर भी हम उनके दायित्वों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में बांध सकते हैं। वो हैं जिसमें हम पहला लेते हैं नीति निर्माण करना। यद्यपि आप लोग जानते हैं नीति निर्माण का कार्य हमारी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। नीति निर्माण मतलब व्यवस्थापिका यानी मंत्रियों तथा संसद के द्वारा किंतु किया जाता है, किंतु व्यवहार में ये कार्य लोक सेवकों के हाथ में आ गया है। वे न केवल मंत्रियों के सलाहकार होते हैं, अपितु वे अपने कार्यों में निपुण होने के कारण, चूँकि उनके पास लंबा अनुभव होता है, तो अपने अनुभव के आधार पर उन कार्यों को वो ज़्यादा अच्छे से संपन्न कर पाते हैं। तो उनके अनुभव के आधार पर नीति निर्माण का कार्य भी वर्तमान समय पे लोक सेवकों के पास आ गया है। अगला जो कार्य है वह है सलाह देना। लोक सेवका का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य अर्थात मंत्रियों को परामर्श देना होता है। यद्यपि शासन की बागडोर मंत्रियों के हाथों में रहती है, तथापि उन्हें सही सलाह देने का उत्तरदायित्व लोक सेवकों पर ही रहता है। चूँकि मंत्री अनाड़ी होते हैं, इसलिए वे अपनी नीति निर्धारण के मामले में अपने विश्वस्त अधिकारियों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। जैसे चैम्बरलेन ने तो एक बार यहाँ तक कह दिया था कि मुझे इसमें संदेह नहीं कि आप लोग यानी लोक सेवक हमारे बिना काम चला सकते हैं,
परंतु मेरा पक्का विश्वास है कि हम लोग अर्थात मंत्रीगण उनके आपके बिना कार्य नहीं चला सकते। मतलब सारी राजनीतिक कार्यपालिका बहुत ज़्यादा लोक सेवकों पर वर्तमान समय में डिपेंडेंट हो गई है। अगला जो कार्य है वह है नीति को कार्यान्वित करना। सरकार की नीतियों को धरातल पर लाना यानी कार्यान्वित करने का कार्य लोक प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। नीतियाँ कितनी ही अच्छी हो, यदि उनके कार्यान्वयन करने वाले अधिकारी अच्छे और प्रतिबद्ध नहीं होंगे तो वो नीतियाँ ठीक ढंग से लागू नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगला जो कार्य है वह प्रत्यायोजित विधि का निर्माण। बच्चों, आधुनिक समय में लोक सेवकों को प्रत्यायोजित विधि निर्माण का कार्य भी करना पड़ता है। जैसा कि मैं पूर्व में आप लोगों को बता चुकी हूँ, प्रत्यायोजित विधि यानी संसद के द्वारा सिर्फ महत्वपूर्ण कानूनों का निर्माण किया जाता है, परंतु उससे रिलेटेड छोटे छोटे कानूनों का निर्माण या कानून बनाने का कार्य लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सेंटर में बैठे हुए राज्य के पूरे स्तर पर कानून का निर्माण मंत्रियों का या संसद के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो अत्यधिक जो कार्यभार होने तथा समय की कमी के कारण संसद आजकल बहुत ज़्यादा जटिल विषयों के संबंध में विधि का केवल ढांचा तैयार करती है तथा उन विधियों को सूक्ष्म और व्यापक रूपरेखा बनाने की शक्ति लोक सेवकों को प्रदान करती है। प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत बनने वाले समस्त नियम उपनियमों का निर्माण प्रशासनिक अधिकारी ही करते हैं। कानूनों का प्रारूप प्रशासनिक सचिवों द्वारा ही बनाया जाता है तथा उनके बताए तर्कों के आधार पर ही मंत्रीगण संसद में विधेयकों का संचालन करते हैं। अगला जो कार्य है वह है अर्ध न्यायिक कार्य। आजकल लोक सेवकों को अर्ध न्यायिक प्रकृति के कार्य भी करने पड़ते हैं। इसका कारण है अधिनिर्णय अथवा न्यायिक निर्णय प्रथा की शुरुआत। वस्तुतः प्रशासनिक कानून तथा प्रशासनिक अधिनिर्णय के फलस्वरूप प्रशासक न केवल शासन करते हैं अपितु न्याय भी करते हैं। प्रशासनिक अधिनिर्णय प्रारंभ होने के वही कारण है जो प्रत्यायोजित विधि निर्माण प्रारंभ होने के हैं। जैसे जैसे राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है, प्रशासनिक अधिनिर्णय की मात्रा में भी समय के साथ बढ़ती जा रही है। अगला जो कार्य है वह सार्वजनिक सेवाओं का निष्ठापूर्वक संपन्न करना। वर्तमान युग की बदलती हुई परिस्थितियों ने सामाजिक सेवा के आदर्शों का क्षेत्र और अधिक व्यापक बना दिया है। लोक सेवकों का यह परम कर्तव्य है कि जन कल्याण के लिए प्रशासन की पूर्ण निष्ठा के साथ संचालन करें। आजकल के युग में राज्य कल्याणकारी बन गए हैं, इसलिए सर जोशी स्टाम ने ठीक ही कहा है, लोक सेवकों को नए समाज की रचना का मूल स्रोत होना चाहिए और उस प्रत्येक स्तर पर सलाह तथा उन्नति की बात करनी चाहिए। बच्चों, अब हम बात करते हैं ब्रिटिश सिविल सर्विस की विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि ब्रिटेन एक परंपरावादी देश है। वहाँ की जो सिविल सर्विसेज है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रिटेन में सभी कुछ विकास का परिणाम है, संविधान ही विकास का परिणाम है, तो नेचुरली सिविल सर्विसेज भी वहाँ पर सदियों के विकास का परिणाम है। अतः स्वाभाविक है कि वहाँ के इतिहास और संस्कृति की अमिट छाप हमें ब्रिटेन के सिविल सर्विसेज में देखने को मिलेगी। तो उसकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें हम पहला जो बिंदु लेंगे वह है सिविल सर्विस कार्मिकों की बढ़ती संख्या। इंग्लैंड में सिविल सर्विस के कर्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हरमन फाइनर के अनुसार 1821 में यहाँ केवल 27,000 कर्मचारी थे, जिनकी संख्या 1946 में बढ़कर 2 लाख के ऊपर हो गई। कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के कारण इंग्लैंड में राज्य का बढ़ता हुआ लोक कल्याणकारी स्वरूप है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्वीकार करने के कारण नित्य नए रोजाना नए विभागों का निर्माण हो रहा है और समय के साथ नई नई सेवाएं भी स्थापित की जा रही है और पुराने विभागों का भी विस्तार हो रहा है। दूसरी जो विशेषता है वह है ब्रिटिश सिविल सर्विस कार्मिकों का अभिजात वर्ग से संबंध होना। इंग्लैंड की जो सिविल सेवा के अधिकांश कर्मचारी समाज के उच्च वर्गों से
आते हैं। यह वह वर्ग है जो अपने बच्चों को ईडन व हैरी के पब्लिक स्कूलों में भेजता है तथा बाद में ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं। तो ऑक्सफोर्ड अथवा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का सामाजिक स्तर अभिजात वर्गीय होता है। इस प्रकार ब्रिटिश लोक सेवा का उच्च स्तर एक छोटे वर्ग से आता है। तीसरा जो है विशेषता वह तटस्थ सिविल सेवा। इंग्लैंड में सिविल सर्विस राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतः तटस्थ है। उनका व्यक्तित्व, विचारधारा तथा मान्यताएं चाहे जो भी हो, वे अपने मंत्रियों के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान होते हैं। यही कारण है कि एक कर्मचारी विभिन्न राजनीतिक दलों के मंत्रियों के साथ सफलतापूर्वक कार्य कर पाता है। सिविल सेवा के कर्मचारियों से जो भी उचित समझे फाइल पर टिप्पणी कर सकता है। कानून तथा नियमों के अंतर्गत रहते हुए इनके द्वारा कार्य किया जाता है। एक बार नीति निर्माण संबंधी जो भी निर्णय हो जाए वह नीति विभागीय नीति बन जाती है। सिविल सर्विस का कर्मचारी विभाग का अंग है। वह अपने कर्तव्य के रूप में इसे स्वीकार करता है और पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को तथा तटस्थता के साथ अपने कार्यों को करता है। अगली जो विशेषता है चौथी, वह है सिविल सर्विस की गरिमामयी सामाजिक स्थिति। इंग्लैंड में सिविल सर्विस के कर्मचारियों की प्रतिष्ठा अन्य नौकरियों की अपेक्षा कहीं अधिक है। सिविल सर्विस कार्मिकों की प्रतिष्ठा का एक कारण उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। राजतंत्र में सम्राट की सेवा में नौकरी किसी भी निजी नियोक्ता की नौकरी से अधिक सम्मानजनक मानी जाती थी। सम्राट के सेवक होने का गौरव, अच्छा वेतनमान, अच्छी सेवा की शर्तों के कारण परंपरागत रूप से सरकारी सेवाओं की प्रतिष्ठा बनी हुई है। आज सरकारी सेवाओं में अच्छा वेतन, सेवा सुरक्षा, पेंशन आदि की सुविधाएं हैं। अतः ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के अच्छे विद्यार्थी सिविल सर्विस में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगली जो विशेषता है वह है स्वतंत्र सिविल सर्विस कमीशन। ब्रिटेन में यद्यपि सिविल सर्विस कमीशन परामर्शदात्री संस्था है, यह केवल सिफारिश करने का कार्य करता है और नियुक्तियां देना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। कमीशन के पास किसी भी प्रकार की कार्यकारी शक्तियां नहीं है। पूर्व में सिविल सर्विस कमीशन सरकार से स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता था। आजकल फुलटन समिति की सिफारिशों के बाद इसे कार्मिक विभाग का अंग बना दिया गया है। इसके बावजूद चाहे कमीशन किसी भी विभाग का अंग हो अथवा स्वतंत्र निकाय हो, वह स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता है। इसके चयन संबंधी कार्यों में विभागीय मंत्रालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। अगली जो विशेषता है वह है सिविल सर्विस एक कैरियर के रूप में। इंग्लैंड में सिविल सर्विस को कैरियर के रूप में देखा जाता है। यहाँ एक बार कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में प्रवेश कर लेता है तो वह सारी लोक सेवाकालीन आयु तक सरकारी सेवा में रहता है। पेंशन आदि के नियम कुछ इस प्रकार है कि सरकारी सेवा को छोड़कर निजी सेवा में जाने से पेंशन नहीं मिलती। इंग्लैंड में नियमों के अनुसार साधारणतः पेंशन उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो सेवानिवृत्ति आयु तक सरकारी सेवा में बने रहते हैं। अगली जो विशेषता है वह है सिविल सेवा में प्रवेश हेतु आयु संबंधी प्रावधान। इंग्लैंड में स्कूल कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने के 4-5 वर्षों के भीतर ही सरकारी सेवा में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यदि इस दौरान व्यक्ति सरकारी सेवा में प्रवेश नहीं कर पाता तो फिर वह अधिक आयु होने के कारण सरकारी सेवा में नहीं आ सकता, वह चाहे कितना ही योग्य क्यों न हो। अगली जो विशेषता है वो है रैंक क्वालिफिकेशन की प्रथा। इंग्लैंड की सिविल सेवा में पद वर्गीकरण की प्रथा है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को कुछ थोड़े से वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। पद वर्गीकरण से कर्मचारी को अपनी निज की स्थिति
होती है। उसका वेतन, वेतनमान, पद सोपान में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। रैंक क्वालिफिकेशन पद्धति की विशेषता ये है कि चाहे कर्मचारी किसी भी पद पर क्यों न काम करने के लिए लगाया जाए, उसका निर्धारित वेतन उसे दिया जाता है। कई बार यदि ऊंचे पद पर लगाया जाता है तो वेतन के अतिरिक्त कुछ और भत्ते भी उन्हें प्रदान किए जाते हैं। बच्चों, अगली जो विशेषता है वह है सीमित राजनीतिक अधिकार। इंग्लैंड में सिविल सर्विस कर्मचारियों के राजनीतिक अधिकार सीमित होते हैं। पहले तो सभी कर्मचारियों के राजनीतिक अधिकारों पर प्रतिबंध था, पर मास्टरमैन कमेटी के बाद सरकारी कर्मचारियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। सबसे ऊपरी वर्ग, जिसमें प्रशासनिक, एग्जीक्यूटिव तथा विभिन्न प्रकार के तकनीकी तथा वैज्ञानिक अधिकारी आते हैं, के राजनीतिक अधिकारों को पहले जैसे ही प्रतिबंध लगा हुआ है। मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक अधिकारों पर प्रतिबंधों में थोड़ी ढिलाई दी हुई है। इस वर्ग में टाइपिस्ट, क्लर्क, एग्जीक्यूटिव के नीचे के सुपरवाइज़र आते हैं। इन्हें थोड़ी और ढिलाई दी हुई है। विभागीय सीमाओं के भीतर रहते हुए प्रत्येक प्रकार के राजनीतिक कार्य में भाग लेने की आज़ादी है, पर वे राष्ट्रीय चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकते हैं। सबसे निचले स्तर के कार्मिकों के राजनीतिक कार्यों पर वे सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। इस वर्ग में औद्योगिक तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारी आते हैं। वे साम्राज्य की अन्य किसी प्रजा की भांति विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, पर पार्लियामेंट के चुनाव में भाग लेने से पूर्व उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि देश में प्रचलित कानून के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी पार्लियामेंट के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगली जो विशेषता है वह है व्हिटले परिषद। इंग्लैंड में सिविल सर्विस से संबंधित मामलों में सेवा की शर्तें, वेतन निर्धारण, सेवा की क्षमता बढ़ाने तथा राज्य एवं कार्मिकों के बीच अधिकतम सहयोग की स्थापना करने हेतु व्हिटले कौंसिलों की स्थापना की गई है। वर्तमान समय में व्हिटले परिषदें त्रिस्तरीय संस्थाएं हैं। व्हिटले परिषदों के फलस्वरूप कार्मिकों तथा सरकार के बीच विवाद के अवसर काफ़ी कम हो गए हैं। अनेक विवादों के विषयों में सहमति से काम हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो सिविल सर्विस की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है इसका एक कैरियर के रूप में अपनाया जाना, और व्यक्ति ताउम्र उस सेवा में रहता है और अपने अनुभव के आधार पर देश को या सरकार को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। ठीक है, अगले वीडियो में बच्चों इस वीडियो में हमने सिविल सर्विस की विशेषताएं, लोक सेवा के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम ब्रिटेन में मंत्री तथा लोक सेवक के संबंधों के बारे में जानेंगे। थैंक यू बच्चों।